देखें जी 2.13 शॉर्ट क्वेश्चन रह गया था, ये करना है, लेकिन इसमें यूज होना है लॉ ऑफ कोसाइंस, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की मैथ के चैप्टर नंबर 12 में सीखना है। बहरहाल मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। ये देखें जी, ये एक ट्राइंगल है। अब ये कोई राइट ट्राइंगल नहीं है, जैसे पैथागोरस थ्योरम तो सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए होता है, पैथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए होता है। इसी तरह ये जो आइडेंटिटीज होती हैं, साइन कोस टेन सीकेंड कोसिकेंड कोट, ये सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए होती हैं। लेकिन अगर इस तरह की ट्राइंगल आ जाए तो इसको अब किस तरह से हम हैंडल करेंगे, इसके साइड्स को, इसके एंगल्स को हम किस तरह से हैंडल करेंगे? तो इसके लिए लॉ ऑफ साइंस होता है, लॉ ऑफ कोसाइंस होता है और लॉ ऑफ टेंजेंट्स होता है। तो खैर यहाँ पे लॉ ऑफ साइंस यूज हो रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में, तो इसलिए लॉ ऑफ साइंस पहले मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी साइंस टेंजेंट्स वगैरह भी यहाँ पे यूज नहीं होने, तो जहां जहां यूज होंगे वहां मैं बता दूंगा, या जब फर्स्ट ईयर की मैथ इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे लॉ ऑफ, वहां तो डिटेल से सारा कुछ ज़ाहिर सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा अभी खैर देखें, अब ये कॉर्नर है ए बी सी, इन कॉर्नर्स के नाम है ए बी सी। अब ए पे जो एंगल होता है इसको कहते हैं अल्फा, ये तरतीब याद रखनी है, गड़बड़ नहीं करना इसको। ये अल्फा है। बी पे जो एंगल है इसको कहते हैं बीटा, सी पे जो एंगल है इसको कहते हैं गैमा। ठीक हो गया। इसी तरह कॉर्नर ए जो है इसकी ऑपोजिट साइड जो है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, कॉर्नर बी की ऑपोजिट साइड को डिनोट किया जाता है स्मॉल बी से, और कॉर्नर सी जो है कैपिटल सी है ये, इसकी ऑपोजिट साइड को डिनोट किया जाता है स्मॉल सी से। ठीक हो गया। अब लॉ ऑफ कोसाइंस है क्या? लॉ ऑफ कोसाइंस की 3 फॉर्म्स हैं। लॉ ऑफ कोसाइंस, कोसाइंस इसकी 3 फॉर्म्स हैं। वो तीनों फॉर्म्स आपके सामने मैं यहां लिख देता हूं। वो है जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ गैमा। फिर है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ नहीं होता, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दें बेशक, -2ac या सी ए की बात है, कॉज ऑफ बीटा। इसी तरह सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉज ऑफ गैमा। ठीक है, ये लॉ ऑफ कोसाइंस की 3 फॉर्म्स आपके सामने मैंने लिख दी। हाय हाय, एक मिनट जरा। चलें अच्छा देखें, ये आपको समझ आएंगे फॉर्म्स लॉ ऑफ कोसाइंस की। ये याद रखना कोई मुश्किल तो नहीं है आपके लिए, मुझे ये बताएं। सर इनमें किसी में कोस ऑफ अल्फा नहीं आएगा कि कॉज ये ऑफ अल्फा सारे आएगा। ओ ये मैंने गलत मौजूद कर दी है, ओफो ये कॉज ऑफ अल्फा आते हैं यहाँ पे, ये हाँ सही है। याद रखना आसान है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। है? ए स्क्वायर है तो यस सर डेफिनेटली इजी है। बाकी 2 साइडें आ जाएंगी, फिर वही 2 साइडें आएंगी, और उन साइडों के दरमियान में बी और सी के दरमियान में जो एंगल बनता है अल्फा वो आ जाएगा। देखें ये सी साइड थी, ये बी साइड थी, दरमियान में अल्फा बन रहा था तो वो अल्फा आ गया। इसी तरह बी स्क्वायर है तो बाकी दोनों साइडें आ जाएंगी ए सी, और ए और सी के दरमियान कौन सा एंगल होता है? वो होता है बीटा, वो लिख दिया। इसी तरह बाकी भी है। ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें क्या है। 2.13 की स्टेटमेंट है, हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड। कहते हैं 2 वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, यानी 2 वेक्टर्स ए और बी हैं सेम मैग्नीट्यूड के। मैं ऐसे करता हूं, पहले वो दोनों वेक्टर्स यहां पे लिख देता हूं। देखें वेक्टर ए वेक्टर बी, क्या बताया जा रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये मैंने लिख दिया ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। तो कहते हैं टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड, इन दोनों सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को किस तरह से इनकी डायरेक्शन रखी जाए, इनको किस तरह से अरेंज किया जाए, इफ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव अ रिजल्टेंट इक्वल टू अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड।
इनको किस तरह से कंबाइन किया जाए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर बने वो भी इन्हीं के मैग्नीट्यूड का बने। इन तीनों दोनों वेक्टर ए और बी को किस तरह से अरेंज किया जाए कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो भी इन्हीं के मैग्नीट्यूड का बने, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इन दोनों के इक्वल ही होगा। वो असल में ये कहना चाह रहा है। समझ आई बात की? सवाल समझ आया? जल्दी से बताएं फिर मैं आगे चलूं। यस सर। अच्छा अब जरा देखें फिर, अब मैं यहाँ पे वो दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूं। तो देखें ये है वेक्टर ए, ये है हमारा वेक्टर ए, ऐसे ही ये है हमारा वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी। लें जी, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो क्या होगा? डेफिनेटली ए की टेल से बी के हेड पे जाके खत्म हो जाएगा। तो ये है हमारा वो रिजल्टेंट वेक्टर जिसको हमने आर सर का ये प्लस भी नहीं होगा? क्या हुआ? सर ऊपर इक्वेशन में ए प्लस भी नहीं होगा? तो ए प्लस बी क्या? ओफो, ये तो जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी स्टेटमेंट पढ़े ना। वो कहते हैं दो वेक्टर्स ए और बी हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो मैंने लिख दिया इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। फिर कहते हैं इन दोनों वेक्टर ए और बी को किस तरह से अरेंज किया जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर जो बने उसका भी सेम वही मैग्नीट्यूड हो जो ए और बी का मैग्नीट्यूड था। तो जब वो खुद कह रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और बी के इक्वल होगा, तो मैंने लिख दिया कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ए और बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। आई समझ बात की? सर अच्छा, अब ये रिजल्टेंट बन गया। अब ये जो रिजल्टेंट बना है, अब देखें ये पूरी ट्रायंगल कंप्लीट होगी ना। तो जब ट्रायंगल कंप्लीट होगी तो लॉ ऑफ कोसाइंस में यूज कर रहा हूं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो उसका सवाल है ना, हाउ शुड बी दे ओरिएंटेड, इनको किस तरह से अरेंज किया जाए। ओरिएंटेड का वर्ड जहां पे यूज किया जाएगा, इसका मतलब है कि आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है, आपने एंगल फाइंड करना है। क्योंकि ओरिएंटेशन डायरेक्शन ये एंगल की टर्म में डिफाइंड होती है वेक्टर्स के केस में। ये हम सीख चुके हैं, कई दफा ये चीज इस्तेमाल कर चुके हैं। तो जब भी हमसे ओरिएंटेशन पूछी जाए वेक्टर्स की, डायरेक्शन पूछी जाए, तो इसका मतलब है वो हमसे एंगल पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे हमने एंगल फाइंड करना है जो ए और बी के दरमियान एंगल बनेगा, और वो जो एंगल बनेगा उस एंगल को ये नाम दे दिया एंगल थीटा का। समझ आ गई है? अच्छा, अब ये एंगल थीटा जो है ये किस किस के दरमियान बन रहा है? ए और बी के दरमियान। तो जब ए जी सर जी सर जी 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 सर ये तो ए के हेड और बी के टेल के बीच में बन रहा है, तो एंगल ही नहीं बनता। ओफो, बिल्कुल अब ठीक कह रही हैं, सही कह रही हैं। असल में ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ये। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है हमना। ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, इस एंगल को थीटा का नाम दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, जब ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली फिर ये जो इधर वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, वो फिर क्या होगा? वो होगा 180 माइनस थीटा। ऐसा ही होगा ना, 180 माइनस थीटा ये। तो ये 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल अब हमने यूज करना है। अच्छा, जब ये वाला एंगल यूज करेंगे तो अब देखें, ये लॉ ऑफ कोसाइंस की 3 फॉर्म्स हैं। इनके अकॉर्डिंग हमने इस ट्राइंगल की साइड्स को, इसके एंगल को हमने अरेंज कर देना है। तो अब एंगल जो यूज होगा वो 180 माइनस थीटा यूज होगा, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तो यही वाला एंगल बन रहा है ना। ये जब 180 माइनस थीटा आ जाएगा तो थीटा एंगल तो ऑटोमेटिकली हम फाइंड कर लेंगे। तो देखें जरा, अब मैं लॉ ऑफ कोसाइंस इसके लिए लिखता हूं तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा, एक मिनट। नाउ आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्योंकि ये जो साइड्स है ना, ये ए बी सी, ये तो मैग्नीट्यूड्स होते हैं ना, साइड की जो लेंथ होती है वो तो मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, लेकिन जे ए बी सी तो ए बी आर तो वेक्टर्स हैं। तो इसलिए जब वो वेक्टर्स हैं तो फिर अगर मुझे लेंथ चाहिए तो फिर मैं इनके मैग्नीट्यूड्स लिखूंगा। तो ये आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर लिखूंगा -2 ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन देम। तो अब देखें ए और बी के दरमियान कौन सा एंगल अभी बन रहा है? साइड्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जब साइड्स की बात करूंगा तो इनके दरमियान एंगल बनता है cos ऑफ 180 माइनस थीटा। समझ आई बात की? क्लियर? कोई मसला सर तो नहीं है? ये नहीं समझ आई। क्यों, क्या चीज नहीं समझ आई? सर ये जिनसे आपने लॉ ऑफ कोसाइन लगाया है, लॉ ऑफ कोसाइन, जाहिर है लॉ ऑफ कोसाइन तो ट्राइंगल के लिए उसमें होता है सिर्फ ना। जी। नहीं नहीं हम्म। आर जो आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्यों लिया है, मतलब
ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी तो ले सकते थे ना। ओफो, वहां पे साइड्स के नाम थे ए बी सी, यहाँ पे साइड्स हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना फिर। सर आपने सबसे लास्ट में अप्लाई किया यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनमें प्लस से बी कोई भी, स्क्वायर। इधर तो देखें ए बी सी साइड थी ना, इनके लिए लॉ ऑफ कोसाइंस की ये वाली फॉर्म थी ए बी सी की टर्म में। यहाँ पे तो हमारी जो ट्राइंगल है वो ए बी और आर वेक्टर की फॉर्म में है, तो फिर मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos ऑफ 180 माइनस थीटा। सर हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। असल में एंगल ये है 180 माइनस थीटा, हमें थीटा एंगल फाइंड करना है, और थीटा एंगल 180 माइनस थीटा की मदद से ही फाइंड होगा, तो इसलिए ये 180 माइनस थीटा एंगल मुझे यूज करना पड़ेगा। तो जब ये एंगल यूज करना है तो उसके लिए फिर यही वाली फॉर्म बन सकती थी, क्योंकि 180 माइनस थीटा ए और बी के दरमियान बन रहा है ना, जब ए और बी के दरमियान बन रहा है तो फिर इधर ए और बी साइड्स ही आएंगी, तो जब इधर ए बी साइड्स आएंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आर आ जाएगा। अब आई समझ? चलूं आगे? यस सर, अब समझ आ गई है। अच्छा, अब जरा देखें Yes, अगले sir. स्टेप में, जरा देखें। अब यहाँ पे तो हमें बताया हुआ था शुरू में ए बी आर के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो लिहाजा हर जगह पे मैं यही लिख देता हूँ, ये मैंने लिखा आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, वंस अगेन यहाँ भी लिखूंगा आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 आर का मैग्नीट्यूड इनटू आर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ 180 माइनस थीटा। cos ऑफ 180 माइनस थीटा को क्या मैं फिर से cos थीटा लिख सकता हूं विद नेगेटिव साइन, ऐसे? जी ये चीज समझ आई नहीं आई? यस सर। हाँ जी, ये तो अभी ताजा ताजा आप लोगों ने सीखा हुआ है, अभी तो 10th क्लास पढ़ गए हैं, 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, वही 180 माइनस थीटा। ये बताया भी था मैंने, अब तो वो यूट्यूब से लेक्चर ही मैंने डिलीट कर दिया, उसमें मौजूद था, और मैंने इधर लाइव क्लास में भी, बल्कि अकेडमी में पढ़ाया था लाइव क्लास में आपको, वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर इस पोजीशन पे हो 180 या 180 का मल्टीपल, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे 180 है तो ये cos जो है एज इट इज आ जाएगा, थीटा एज इट इज आ जाएगा, जबकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर? हाँ जी बता दें। यस सर, क्लियर है। अच्छा, आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर, ये बन जाएगा 2r स्क्वायर, ठीक हो गया। ऐसे यहाँ पे माइनस, ये भी बन जाएगा 2r स्क्वायर, जबकि ये माइनस cos ऑफ थीटा अभी फिलहाल में ऐसे ही लिख देता हूं। आगे बात की समझ? अच्छा, अब अगले स्टेप में जरा देखें, ये वाला 2r स्क्वायर इधर आके इस वाले r स्क्वायर से माइनस होगा, तो बाकी बचेगा माइनस r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये वाला जो है ये पूरा इधर आके सब्ट्रैक्ट हो चुका है, तो बाकी बचा माइनस आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जबकि ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, ये मिलके बन जाएंगे प्लस, ठीक है। और ये बना 2r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, सॉरी इक्वालिटी साइन भी है, ये बनेगा 2r स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। आगे समझ? अब वंस अगेन देखें, ये वाला r मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये वाला r मैग्नीट्यूड स्क्वायर कैंसल, बाकी बचा -1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। अब 2 इधर आके डिवाइड होगा तो बना -1/2 इज इक्वल टू cos थीटा, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/2, और ये आखिर में कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे होता है, तो 180 माइनस 60 120 बन जाएगा। लें जी, दैट्स द आंसर, कैलकुलेटर से फाइंड करने आ जाएगा डायरेक्टली। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? जी कोई मसला? बोल दें सर। जी सर जी। इसमें आपने -2 को आपने माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस को ऐड करके मतलब प्लस का साइन बना दिया। ये यहाँ पे यस सर, ऊपर तो जाके अगले हाँ ना, स्टेप पे। मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, ये माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस ही तो बनेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। ओके सर। चलें फिर ले लें स्क्रीनशॉट जी। और किसी को कोई कंफ्यूजन? ये तहरीम किधर गायब होगी बीच में सब? नो सर, क्लियर है। अच्छा, ले लें स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँ मैं।
हाँ जी डन, कर दूं साफ? मैं साफ कर रहा हूँ यस clipboard, ठीक है? सर।